नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तरकाशी के दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत, विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। कोविड प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद भी रहे मौजूद। रुड़की में बीजेपी के मदन कौशिक व दुष्यंत गौतम ने 20 बेड के कोविड केयर सेंटर का किया उद्घाटन। सेंटर में 24 घंटे डॉक्टरों की टीम और 60 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद रहेंगे। आपकी हर गांव कोरोना मुक्त की पहल, 10,000 वॉलंटियर के साथ मैदान में उतरेगी पार्टी। आर्मी के लिए तैयारी में जुटे युवाओं भी शामिल होंगे। नैनीताल में उपमंडी बनाने पर चुनावी वादा कर भूल गए राम सिंह ने फसल के औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हुए काश्तकार। बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर काश्तकार। रुड़की के कर्नल हॉस्पिटल में जिला प्रशासन की बड़ी छापेमारी। बिना कोविड टेस्ट किए मरीजों का हो रहा था कोरोना का इलाज। एक की मौत। अस्पताल प्रशासन पर लगा लापरवाही का आरोप। बाजपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर 6 बाइक चोर गिरफ्तार, 6 फरार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीएम तीरथ सिंह रावत शनिवार को उत्तरकाशी जनपद के भ्रमण पर रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किया। कोविड केयर सेंटर, बाटकोट, सीएसटी, नौगांव व जिला अस्पताल के निरीक्षण के साथ यहां स्थापित किए गए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी लोकार्पण किया। जिला प्रशासन की ओर से जारी सीएम के भ्रमण कार्यक्रम अनुसार सीएम तीरथ सिंह रावत यमुना वैली बटकोट हेलीपैड पर उतरे, जहां से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोविड केयर सेंटर बटकोट पहुंचे और सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सेंटर की व्यवस्थाओं को देखा और कोरोना से ठीक हुए मरीजों का हालचाल जाना। कोविड केयर सेंटर बटकोट के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने नौगांव सेफ्टी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रुड़की के झबेरा में सांसद दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कोविड-19 केयर सेंटर में 20 बेड का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस कोविड केयर सेंटर में 60 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं तथा डॉक्टरों की टीम भी है जो कोरोना मरीजों का इलाज व सेवा के लिए 24 घंटे मौजूद रहेगी। आवश्यकता अनुसार और बेड भी बढ़ाए जा सकते हैं। हॉस्पिटल में 150 बेड बढ़ाने तक की क्षमता है। यहाँ हर समय 2 एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी। कोविड-19 के लिए और ऑक्सीजन के साथ यहाँ कोविड के लिए एक हॉस्पिटल का शुरुआत की गई है। प्रारंभ में ऐसा बताया गया है कि 20 बेड होंगे और उसके बाद ये 100 बेड तक जाने की संभावना बनेगी। यहाँ के विधायक जी देशराज करणवाल और स्कूल के जो प्रबंध संचालक हैं त्रिपाठी जी, उन्होंने मिलकर इस सारे हॉस्पिटल का इस क्षेत्र के लिए बड़ा उपयोग होगा ऐसे विचार करके बनाया है। देखिए, सबसे पहले तो इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं था कि जहां पर कोरोना के मरीज हमारे आ सके। दूसरा, ब्लैक फंगस का भी हमारे यहाँ आपदा की स्थिति आ गई है। तो इस सेंटर खुलने से पूरे क्षेत्र को लाभ होगा। जो मरीज ऑक्सीजन के लिए या कोविड के इलाज के लिए घूमते थे, ये जो अस्पताल खुला है जिसमें हमारी सरकार द्वारा दिया गया है, निसंकोच इसमें लाभ सबको होना। योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों उल जुलूल बयान देकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। एलोपैथी दवाइयों और डॉक्टर्स के खिलाफ रामदेव खूब बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के हस्तक्षेप के बाद भी रामदेव मानने को तैयार नहीं है। देहरादून के विकास नगर के बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि सबको एक दूसरे की विधा का सम्मान करना चाहिए। सभी पैथी का अपने क्षेत्र में अच्छा योगदान है और मर्यादा में रहकर ही बात करनी चाहिए। जी के तो वैसे ही पड़ोसी हूँ, बस इतना ही बोला सर। एक सेंटेंस में सब कुछ आ गया। मैं नसीहत देने वाला कोई नहीं होता हूँ। मैंने किसी पक्ष की बात नहीं की। मैं फिर कह रहा हूँ कि सबको एक दूसरे के विधा का सम्मान करना चाहिए। बल्कि हम ये मानते हैं कि आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, यहाँ तक कि होम्योपैथी हो, आजकल तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी, पता नहीं बहुत सारी चीजें और भी चल रही है। ये सब एक दूसरे के
एक प्रकार से पूरक जैसे होने चाहिए। सबको मिलजुल करके काम है। किसी बीमारी का किसी विधा में ज्यादा बेहतर और सटीक इलाज है, किसी चीज में बहुत सारी चीजें योग से समाधान होता है, बहुत का एलोपैथी में ही इलाज है, बहुत सारी चीजों का होम्योपैथी में भी है, बहुत सारा का आयुर्वेद में है। खबर हरिद्वार से है। यहां बाबा रामदेव के खिलाफ यूथ कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। थाना बहिद्राबाद पुलिस ने कोविड-19 कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर समेत 11 लोगों के खिलाफ नामजद और 20 लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि कल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रामदेव बाबा के खिलाफ पतंजलि योगपीठ के सामने धरना प्रदर्शन किया था। कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव के खिलाफ रामदेव लाला मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। रामदेव के द्वारा एलोपैथिक चिकित्सक पर दिए गए विवादित बयान के बाद कार्यकर्ता बाबा रामदेव पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। जो है कल कांग्रेस युवा मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारा थाना बहिद्राबाद का क्षेत्र में आयोजित किया गया। पहले उनका अवगत करा दिया गया कि अभी लॉकडाउन का जो गाइडलाइन चल रहा है उसका अंदर का जो कोई पॉलिटिकल धरना प्रदर्शन नहीं होगा, उसी इसका बावजूद भी उन्होंने अपने कार्यक्रम कराया। तो उनका जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का अधिनियम और IPC द्वारा होने के अंदर जो है हमने मुकदमा कायम किया है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कोरोना की रोकथाम के लिए आम आदमी पार्टी हर गांव कोरोना मुक्त की पहल करने जा रही है। पहाड़ी जिलों में गांव में कोरोना की लड़ाई के लिए आम आदमी पार्टी 10,000 वॉलंटियर के साथ मैदान में उतरेगी। इन वॉलंटियर में यूथ फाउंडेशन के ट्रेनी जो आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं शामिल होंगे। और कर्नल अजय कोटियाल ने बताया कि पहाड़ों में कोरोना को रोकने के लिए हर गांव में आम आदमी पार्टी का वरिष्ठ नेता और साथ ही एक टीम मौजूद रहेगी। लोगों की शुरुआती लक्षण के आधार पर दवाई, ऑक्सीजन और होम आइसोलेशन की व्यवस्था की जाएगी। देखिए आगे क्या कहा कर्नल कोटियाल ने। आम आदमी पार्टी आज से पहाड़ों में एक कैंपेन शुरू करना जा रही है, हर गांव कोरोना मुक्त। तो इस वक्त हमारे साथ है कर्नल अजय कोटियाल, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से ये पूरी तैयारियां पहाड़ों में करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक पहल आप आज शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि बहुत वक्त से आप कोरोना काल में काम कर रहे हैं, लेकिन अब पहाड़ों में जो कोरोना अपने पैर पसार रहा है उसके लिए आप एक पहल शुरू करने जा रहे हैं, हर गाँव कोरोना मुक्त। क्या कुछ इसमें रहेगा आपको? देखो क्या है कि जैसे मतलब मैं एक फौजी तरीके से बोलूँगा तो इसे बोलेंगे फॉरवर्ड डिलीवरी सिस्टम। जो मदद हम देहरादून से पहाड़ में कर सकते हैं, अगर वही जा कर के ना हम पहाड़ में चले जाएं तो काम करना आसान होता है। हर इंडिविजुअल को अगर बोलें उसको अलग अलग सिम्टम्स होते हैं किसी भी बीमारी के। किसी की बॉडी स्ट्रांग होती है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। किसी की बॉडी थोड़ी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, उसको कुछ और प्रॉब्लम होती है। जब पर्सनली जा कर के उनको चेक करो तो अपने आप चीज़ें पता चल जाती हैं। इसमें क्या है, रिसोर्सेज भी कम इस्तेमाल होती हैं, समय की भी बचत होती है, और जहाँ पे शुरू हो रही है बीमारी उसको वहीं पे ना आप किल कर सकते हो। तो ये हमारा ये जो 3 फेज प्लान जो मैं अभी बता रहा था वो यही है कि फॉरवर्ड जा करके और इंडिविजुअल्स को चेक करो और उसके बाद उसको सेकंड स्टेज में जाने से रोको बीमारी के। अगर फिर भी सेकंड स्टेज में जाना तो उसे लेकर के आओ। ये हमारे प्लान है। सर, इसमें कितने लोग काम करेंगे, क्या क्या सुविधाएं आप पहाड़ों में रखेंगे, किस तरह से पूरी मॉनिटरिंग इसकी रहेगी, थोड़ा बता दीजिए। एक जैसे ऑर्गेनाइज होते हैं ना कि सबसे आगे 4 बंदे हो गए जो कि जाकर के चेक कर रहे हैं। अब वो चेक कर रहे हैं और क्या डेटा नोट कर रहे हैं, उनके नीचे ऐसे ही एक उनका सीनियर हो गया। अब वो हर घाटी के हिसाब से एक सीनियर होगा, क्योंकि पहाड़ों की बनावट अलग तरीके से है। अब जब 1 घाटी, 2 घाटी, 3 घाटी, 4 घाटी, मान लो 5 घाटियाँ हो गई किसी इलाके में, उनके ऊपर एक और सीनियर होगा। तो वो ना डेली रिपोर्टिंग होती है, उससे पता चलता है किस इलाके में किस तरीके के सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं, किस जगह किस तरीके की मेडिसिन को पहले भेजना है, किस जगह ऐसा है कि आइसोलेशन बिल्कुल ठीक है तो उनको ना खाली जागरूक रखना है कि ज़्यादा मूवमेंट मत करो नीचे की तरफ। तुम्हारे को कोई रिक्वायरमेंट है तो यही लड़के जो उस इलाके के हैं वो आइसोलेट होकर के तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। बात यह है कि जो खेती हुआ करती थी, चाहे सेब की हो या किसी फ्रूट की खेती हो, वो इस वक्त खराब होने की कगार पर है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? ये देखो, ये तो नेचुरल एक प्रॉब्लम आ रखी है। अब कोविड में ऐसा नहीं है, लोगों ने ना काम भी करना है, ये नहीं कि पूरा का पूरा आइसोलेट हो जाए। अब पहाड़ों में अगर आइसोलेशन बोले तो ऐसा होना चाहिए सेग्रीगेशन, कि गांव अपने को आइसोलेट कर ले, बाहर वाले को किसी को अंदर नहीं आने दे। किसी को अगर कोरोना के सिम्टम्स हैं उसे ना आइसोलेशन पे रख दे, लेकिन दूरियां जो हैं वो तो पहाड़ों में बना के रखते हैं।
काम तो करना पड़ेगा उनको। सर एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा आपसे। आप कह रहे हैं कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर है, कोरोना वॉरियर्स है। इस वक्त आईएमए और बाबा रामदेव की जो पतंजलि है उसमें एक विवाद छिड़ा हुआ है। बाबा रामदेव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहे हैं, कई बात को लेकर वो ट्रोल भी हो रहे हैं। आईएमए ने उस पर जो है आपत्ति जाहिर की है, आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखो, आईएमए की काबिलियत जो है ना, हमें आईएमए की काबिलियत को लेकर के चलना है। इंस्टेंट जो होती है, हम कंट्रोवर्शियल चीज़ों में बोलने वाले लोग हैं नहीं। हमें कोरोना से लड़ना है और उसके लिए ना आप हमें जरूर अच्छे एडवाइस जरूर देते रहना। धन्यवाद। तो कर्नल कोठियाल हमारे साथ थे, जिनका कहना है कि पहाड़ों में अब जो है काम करने की ज़रूरत है ताकि कोरोना की रोकथाम की जा सके। कैमरा पर्सन लईक अहमद के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज़ इंडिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या राजू, इतना क्यों खांस रहे हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार, वो थोड़ा सा बुखार है, केमिस्ट से दवाई लूंगा। और राजू, हमें कोरोना वायरस को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसी बात करता है यार, तो दोस्त है कि दुश्मन? बेकार का खर्चा करवाएगा। अरे 2-3 दिन दवाई लूंगा। और डॉक्टर हूँ इसलिए समझा रहा हूँ तुझे, लक्षण है तो अपना कोविड टेस्ट करवा लो। ठीक है, मैं 2-3 दिन में अपनी जांच करवाता हूँ। अरे नहीं, तुरंत कोविड टेस्ट कराओ अपना। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करो। समय से जांच न करवाने और चिकित्सक के परामर्श न लेने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। समय रहते इसकी पहचान करना जरूरी है राजू। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आज और अभी अपनी जांच करवाता हूँ। जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर अपना इलाज करवाओ। और हाँ, अब उत्तराखंड सरकार ने लक्षण आने पर दवाई देने का प्रावधान भी शुरू कर दिया है, समझे? घबराएं नहीं, कोरोना का टेस्ट समय से करवाएं। रिपोर्ट आने तक खुद को आइसोलेट करें। जल्द से जल्द डॉक्टरी परामर्श लें, समय रहते हॉस्पिटल जाएं। कोरोना के लक्षण को समय से पहचानना जरूरी है। कोविड वैक्सीन अवश्य लगवाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून में पुलिस जवानों के ग्रेड पे कटौती के विरोध में मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान पुलिस ने उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं को कोविड कर्फ्यू के उल्लंघन का हवाला देते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है। बाद में कुछ घंटे देहरादून के आराघर चौकी में बिठाने के बाद निजी मुचलके पर रिहा भी कर दिया गया। 1 महीने पहले हम लोगों ने सरकार को ज्ञापन दे दिया था। उसके बाद सरकार ने आंखों में धूल झोंकने के लिए एक कमेटी का गठन किया, लेकिन 1 महीने तक भी उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। इसके बाद मजबूरन हमको घंटाघर पर इंद्रमणि बडोनी जी की मूर्ति के नीचे जो है उपवास करना पड़ा। और उपवास के दूसरे दिन सरकार को उस कैबिनेट की एक जो कमेटी बनाई थी उसकी मीटिंग बुलानी पड़ी, लेकिन उस मीटिंग में भी ये निर्णय नहीं लिया गया कि ये विषय कैबिनेट में लाया जाए। तो उसके विरोध में हमारा पहले ही अल्टीमेटम था कि अगर ये विषय कैबिनेट में आकर इस पर फैसला नहीं होता तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाकर भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि ये हमारे जवानों के साथ सीधी सीधी नाइंसाफी है। उत्तराखंड बनने के 20 साल बाद भी नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के धारी मुक्तेश्वर ओखल कांडा क्षेत्र में उप मंडी नहीं बनने से पहाड़ के काश्तकारों को अपने फल और फसल हल्द्वानी की मंडियों में औने पौने दाम पर बेचने पड़ रहा है, जिसके कारण काश्तकारों को नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ धारी, रामगढ़, मुक्तेश्वर, ओखल कांडा क्षेत्र के फलों और फसल के लिए मशहूर हैं। इन क्षेत्रों में पहाड़ी फल पूलम, आड़ू, खुमना की बम्पर पैदावार होती है। स्थानीय काश्तकार अपने गांव में 2 उप मंडी बनवाने की मांग कर रहे हैं ताकि अपने गांव में होने वाली फल और फसल को इन उप मंडियों के माध्यम से बेच सकें, जिससे गांव के काश्तकारों को कुछ मुनाफा होगा। लेकिन
अब तक इन ग्रामीणों को इसकी मूलभूत सुविधाएं की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया है। उत्तराखंड बनने के बाद यहां दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस का बारी बारी से शासन किया, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से काश्तकार बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसमें एक तो उपमंडी की यहाँ पर जगह भी चयनित हो चुकी थी। यहाँ पर अभी हमारे जो वर्तमान विधायक जी हैं घोषणा भी कर चुके थे कि उपमंडी बनेगी धानाचूली में। अगर उपमंडी बनती तो हमारे यहाँ पर जो आगर क्षेत्र है अपना 2-3 ब्लॉक जो है, रामगढ़ ब्लॉक, धारी ब्लॉक और ओखलगांडा ब्लॉक, ये सारी यहाँ पर मंडी कर लेते, अपना ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा बच जाता उनका। रुड़की में जिलाधिकारी हरिद्वार के नेतृत्व में अधिकारियों ने कर्नल अस्पताल में बिना अनुमति कोविड के मरीजों का उपचार व मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलने की शिकायत मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की। आपको बता दें कि कर्नल अस्पताल की शिकायत मिलने पर डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ छापेमारी की। इस दौरान अस्पताल में बिना कोविड टेस्ट किए मरीजों का उपचार किया जा रहा था। इसके साथ ही अधिक पैसे वसूले जाने का मामला भी प्रकाश में आया। एक मरीज के परिजन ने बताया कि उनसे 3,20,000 रुपए की वसूली की गई है और बिना कोविड टेस्ट करवाए उनके मरीज का उपचार किया गया, लेकिन 10 दिन उपचार के बाद मरीज की मौत हो गई। कई प्रकार का जो है अनियमितताएं हो रहा करके शिकायत मिला है। फिलहाल मेनली कोविड पेशेंट्स का जो है जो प्रॉपर तरीके से जो है ट्रीटमेंट नहीं हो रहा करके एक शिकायत प्राप्त हुआ है। इसका अभी आज हमने छापेमारी किया था। इसको बता के हमें वेंटिलेटर 15,000 रुपये पर डे के हिसाब से दिए उन्होंने, सी पाइप लगा के। कितने दिन से 30,000 रुपये का उन्होंने हमारा बिल बना दिया 5 दिन के अंदर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार, नहीं पड़ेगी। हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ भी गई तो नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर 12,000 का पैकेज है, और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और PPE किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही, तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज। कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। पर ये दिल है कि चख रहा
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाजपुर पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोहरा के पास 2 बाइक सवारों को 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक युवक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसके चलते पुलिस द्वारा युवक की निशानदेही पर एक बंद पड़ी फैक्ट्री में छुपाई गई 5 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। इस दौरान पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। आपको बता दें कि युवक को द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल को उत्तर प्रदेश के 2 युवकों को बेचना बताया जा रहा है। जल्द ही इस टीम के गठित कर फरार और चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले युवक को गिरफ्तार किया जाएगा। लगातार कुछ टाइम से हमारे क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई जा रही थी, तो इसमें हमने अपने क्षेत्र में मजबूत सुरागसी करते हुए कल दोराहा फ्लाईओवर के पास से 7 अभियुक्तों को पकड़ा था। इसमें से 2 मोटरसाइकिल उनके पास मौके से मिली थी, जिसमें 7 लोग थे, 3 और 4। उसमें से एक मौके से फरार हो गया। बाकी को हम लोगों ने उसमें थाने लाकर उनसे पूछताछ करी, तो उनकी जवाबदेही पर कुछ और मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। सुतारगंज में बोर्ड की मीटिंग में अवर अभियंता की नियुक्ति का मुद्दा छाया रहा। पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने मीडिया को बताया कि वार्ड सदस्यों ने बोर्ड मीटिंग में यह मामला उठाया है कि 7 अप्रैल से नगर पालिका के अवर अभियंता ठेकेदार इकशाद अहमद पटौदी के झगड़े होने में अभियुक्त के रूप में जेल में बंद है, जिस कारण नगर की प्रस्तावित सीसी टाइल रोडों तथा नालियों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय के लाभार्थियों की जियो ट्रैकिंग न होने के कारण धनराशि का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर बोर्ड की तरफ से निर्णय लिया गया है कि शासन तथा जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा जाएगा और एक प्रतिनिधिमंडल 2 तारीख तक जिलाधिकारी से मुलाकात कर जेई की नियुक्ति के लिए मांग रखी जाएगी। निर्माण कार्यों से संबंधित जो नए निर्माण कार्य निकाले जाने हैं, जेई की अनुपस्थिति में जो नहीं निकल रहे हैं, उनके लिए जेई की नियुक्ति के लिए डीएम से मिलने का निर्णय लिया गया। वार्डों में जहां पर पानी के पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, वहां पर नलकूपों को लगाने की व्यवस्था के लिए आज बोर्ड में प्रस्ताव पास किया गया। उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस का मिशन हौसला जारी है। ये वह हौसला है जिसके लिए आज पूरे प्रदेश में जनता इनको सैल्यूट कर रही है। यह वह हौसला है जो बेसहाराओं की आशा है। मदद के लिए बढ़ते इस मित्र पुलिस के हाथ चाहे वो कैसे भी मजबूरी में हो, हर तरीके से राजधानी की ये मित्र पुलिस अपना दायित्व मिशन हौसला अभियान के अंतर्गत लोगों में ऊर्जा भर रही है। जिसको कोई नहीं है उसके लिए मित्र पुलिस हमेशा मदद करने के लिए खड़ी है। ऐसे ही मामला राजधानी देहरादून का है, जहाँ एक सफाई कर्मचारी की पहली तबीयत खराब होती है और उसके बाद यही मित्र पुलिस उसको अस्पताल में उसका उपचार कराती है, लेकिन 55 वर्षीय कोरोना से पीड़ित रमेश की मौत हो जाती है। यह मदद तब भी नहीं हो सकती है। पीपी किट पहनकर पुलिस के जवान इस व्यक्ति का दाह संस्कार पूरी रीति रिवाज के साथ करते हैं। आज सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे की सूचना प्राप्त हुई थी कि कचहरी परिसर में एक वृद्ध व्यक्ति जो काफ़ी लंबे समय से साफ सफाई का काम करता है और कचहरी परिसर में ही होते थे, तो जिनकी कई दिनों से तबियत खराब होने पर जिन्हें कोरोना सेंटर में भर्ती कराया था और उन्हें कोरोना की शिकायत हो गई थी, तो लेकिन वहाँ से वापस आ गए थे और आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई है। उनका एक बेटा है, वो भी कबाड़ गिरने का, उनका कोई घर बार नहीं है और यहीं ऐसे सोते रहते। तो बाजपुर नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया है। बता दें कि बाजपुर नगरपालिका के सभागार में नगरपालिका अध्यक्ष
गुरजीत सिंह द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने बाजपुर में कोरोना संक्रमण के बीच लोगों की आवाज़ उठाने और लोगों को सरकार की गाइडलाइन का पालन कराने का कार्य कर रहे पत्रकारों को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि पत्रकार हमेशा देश का चौथा स्तंभ है, जो हमेशा जनता की आवाज़ को उठाने का काम करता रहता है। लोगों ने, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बाजपुर के लोगों की आवाज़ को उठाया, बाजपुर के लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है, सरकार तक हमारी बात को पहुंचाया, बाजपुर की जनता की बात को पहुंचाया। कोरोना काल में जहां पे भी कोई खबर ऐसी मिलती थी, हमारे पत्रकार बंधु पहुंचते थे। इन्होंने कोरोना योद्धा का काम किया है और इसको देखते हुए हमने और नगरपालिका के सभासद लोगों ने एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम इन लोगों को सम्मानित करें, क्योंकि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुंची और सरकार से वो कार्य हुए भी हैं। यहाँ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।